स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, और पहला लेसन हमने उसमें लिया था भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड के बारे में। ठीक है, और उसमें मैंने पहले लेसन में आपसे चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। ठीक है, दूसरा लेक्चर मैंने डाला सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों के बारे में। ठीक है, साथ ही मोहरों के बारे में हमने चर्चा की, आभूषणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, यानी मौर्य काल में जो भवन बनते थे, ठीक है, जो स्तूप वगैरह बनते थे वो किस प्रकार के होते थे, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या करा है, मौर्य कला और स्थापत्य कला की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 34 शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि 34 शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन हुआ, और उसके आगमन से क्या हुआ कि जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म का जो सिनेरियो है, ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन आने लगा। क्योंकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। यानी मित्रों शायद आपको पता भी हो तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मित्रों जाति प्रथा जो होती है हमारी समाज में, आज भी जो हमारे समाज में जाति प्रथा है, ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था की हम जो बात करते थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन दोनों प्रथाओं का जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों इनका विरोध करते हैं। ठीक है, और पुराने समय में करते भी थे, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो हम राज्य के संरक्षण में और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। इस प्रकार मौर्य कला को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत भी कर सकते हैं। यानी मित्रों मौर्य कला की यहाँ पे चर्चा की जा रही है और कह रहा है कि जो मौर्य कला जो होगी उस मौर्य कला को हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे मौर्य कला, एक तो हम उसको बांटेंगे दरबारी कला में और एक हम बांटेंगे लोकप्रिय कला में। यानी दरबारी कला का मतलब है मित्रों जो मौर्य काल में जो राजा महाराजा होते थे तो उनके महल और महलों में जो है किस प्रकार से जो है स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है। महलों की हम बात करेंगे, हम स्तंभों की यानी खम्भों की हम बात करेंगे, सारनाथ स्तंभ की बात करेंगे, हम जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक का महल है उसकी बात करेंगे, और हम स्तूपों की भी बात करेंगे। क्लियर। एक हम बात करेंगे लोकप्रिय कला की और उसमें हम चर्चा करेंगे गुफाओं के बारे में, मिट्टी के जो बर्तन है उसके बारे में, और हम एक बात करेंगे उसमें मूर्तियों के बारे में। क्लियर है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं दरबारी कला के बारे में। ठीक है, दरबारी कला के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें हम पहला जो लेंगे वो है महलों के बारे में। तो देखो क्या कह रहा है दरबारी कला के बारे में, क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि शासकों ने मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों में दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मौर्य जो शासक थे ना, उन मौर्य शासकों ने हमारे दरबारी कला का जो है निर्माण किया। और ये कह रहा है महलों की हम चर्चा करें तो कहना चाह रहा है कि मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था बहुत एक भारत में आने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हरार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अक्यूमेनियन महलों से भी प्रेरित था। मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी। मेगस्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो बना मित्रों वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य भारत में आने वाला सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, और जो मेगस्थनीज था, ठीक है, तो उसने जो है इस महल का वर्णन किया है मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं के रूप में। आगे कह रहा है मित्रों इसी प्रकार कुम्हरार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह एक 3 मंजिला लकड़ी का था। महल की दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। यानी मित्रों जो कुम्हरार में अशोक का जो महल है
वो भी एक विशाल संरचना थी, ठीक है। और महल की जो दीवारें थी अशोक के महल की, तो उसकी दीवारों को हमने नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया, ठीक है। ये कुमराहार पटना में अशोक का महल की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पिक्चर यहाँ पे दी जा रही है अशोक के महल की, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की मित्रों महल की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्तंभों की, यानी जो सारनाथ का स्तंभ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार मित्रों बार बार एग्जाम्स में इस स्तंभ के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि अशोक का जो स्तंभ है, ठीक है, किसने बनवाया और कितना लंबा है, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करें। देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही उसने राजकीय आदेशों का प्रचार करने के लिए भी इन स्तंभों का उपयोग किया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अशोक के जो राज्यकाल में हमने जो देखते हैं, तो वो जो है जब भी कोई युद्ध जीत जाता था या हमने अपने राजकीय प्रतीक के रूप में भी वो क्या करता था कि स्तंभों को जो है यानी स्तंभों का वो निर्माण करता था और राजकीय उपदेशों का उनके माध्यम से वो प्रचार करता था। यानी किसी भी प्रकार का अगर उसको उपदेश देना है तो वो जो है उन उपदेशों का जनता में प्रचार करने के लिए वो अपने स्तंभों का उपयोग करता था। क्या कहता है, औसतन 40 फीट ऊंचे ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे और इसके 4 भाग थे। लंबा मोट आधार का निर्माण करता था जो कि प्रस्तर के एक नीचे ही खंड का एकास्म पत्थर से बना था। इसके ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट रखा जाता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था जिस पर पशु मूर्ति होती थी। यानी मित्रों ये सारनाथ का जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि जो अशोक स्तंभ बनाता था ना, तो उसके स्तंभ एकास्म होते थे। एकास्म का मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ, यानी पूरा जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से बना है। यानी हम जब मसाला जोड़ जोड़ के हम जो पत्थर का निर्माण करके जो कोई लंबी इमारत बना देते हैं, तो ऐसे उसका निर्माण नहीं था उसका। तो यानी उसमें तो किसी प्रकार के हमने मसाले का उपयोग ही नहीं किया, ठीक है, केवल और केवल वो एक ही पत्थर से बना था, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो एकाश में स्तंभ था उसके ऊपर जो उल्टा कमल की एक हमें आकृति दिखाई देती है और फिर उसके ऊपर हम जो अगर चर्चा करें तो पशुओं की मूर्ति भी हमारे को वहाँ से देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो देखो क्या कहता है, कह रहा है चंपारण में लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ और वाराणसी में सारनाथ का स्तंभ, ये दोनों हमारे को एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं अशोक स्तंभ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने चर्चा की स्तंभ के बारे में। और देखो नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, और भी हमें स्तंभ के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। जो हमारा सारनाथ का स्तंभ है, अशोक स्तंभ जो वाराणसी में बना हुआ है, तो उसके बारे में देखो क्या क्या हमारे को यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही है। कह रहा है सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं? एक तो चौकड़ी बरता हुआ अश्व है, एक वृषभ यानी बैल है, एक हाथी है और एक सिंह है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है क्या कि जो हमारा सारनाथ के स्तंभ है उस सारनाथ के स्तंभ पर हमारे को कौन कौन से पशुओं की आकृतियां हैं वो हमारे को वहाँ देखने को मिलती है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, एक तो घोड़ा है, एक बैल है, एक हाथी है और एक शेर है, ठीक है। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं आपको वापस एक बार उस डायग्राम को यानी जो पिक्चर आ रही है उस पिक्चर को दिखाऊं, ठीक है, तो ये तो हमारा स्तंभ हो गया, ठीक है। इसके नीचे उल्टा कमल हो गया, इस उल्टे कमल के ऊपर ये जो आकृति बनी हुई है मित्र, ये वाली ये आयताकार है। इस आयताकार में जो है ये बीच में जो है हमने जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उसका पहिया है और उस पहिए के ये जो आयताकार आकृति है ना, इस आयताकार आकृति में ही इन चारों पशुओं की आकृति है। किन किन की? घोड़ा की, हाथी की, बैल की और शेर की, ठीक है। तो ये आयताकार है ना, इस आयताकार में 4 आकृतियां हमारे को बनी हुई है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये हमारे को सिंह हमारे ऊपर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वापस पिक्चर के माध्यम से जो हमारा सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसको बताया। और नेक्स्ट क्या कहता है, देखो हाथी रानी माया का स्वप्न उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है। यानी मित्रों जो ये हमने अभी आकृतियों की बात की कि घोड़ा, हाथी, बैल और शेर,
इन चारों की आकृतियाँ बनी हुई ना, तो इन चारों के बारे में बताया जा रहा है कि हाथी जो है रानी माया का स्वप्न, उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है। बैल वृष राशि चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ। अश्व यानी घोड़ा जो है कंटक अश्व को निरूपित करता है, जिसका बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया। और जो सिंह है ना, वो ज्ञान प्राप्ति हमें वहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ सत्य की सदा विजय होती है, देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण है। यानी मित्रों, अशोक स्तंभ में हमें जो है सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ नजर आता है, और वो शब्द जो हमने लिया वो मुंडकोपनिषद से हमने लिया है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द को हमने कहाँ से लिया है, तो ये है हमने मुंडकोपनिषद से इस शब्द को हमने लिया है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो वो कर देंगे हम स्तूपों के बारे में। ठीक है, यानी जो स्तूप बना करते थे मौर्य काल में, तो वो कैसे होते थे, उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। यानी मित्रों, अगर किसी का हमने दाह संस्कार कर दिया, ठीक है, और उस दाह संस्कार के ऊपर हम जो है एक बहुत बड़ा टीला बना देते थे, ठीक है, उस टीले को ही हम क्या कहते थे, स्तूप। ठीक है, और कह रहा है कि स्तूप जो है वैदिक काल से ही हमारे समाधान के टीले थे। यह अंत्येष्टि मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी की अंत्येष्टि कर दी तो उसके ऊपर, उस स्थान के ऊपर जहाँ हमने उसकी अंत्येष्टि की, वहाँ पे हमने टीला बना दिया, तो उसी को हमने क्या कहा, स्तूप। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। ठीक है, अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए। क्या कह रहा है, अशोक के काल में लगभग और लगभग मित्रों 84,000, कितने, 84,000 स्तूप अशोक के काल में बनवाए गए हैं। और कह रहा है कि वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बुद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद हमने 9 स्तूप बनवाए। ठीक है, उनमें से 8 में तो उनकी मेदी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में बर्तन था जिसमें उन अवशेषों को रखा गया था। यानी मित्रों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु होने के बाद हमने 9 स्तूप बनवाए। ठीक है, 8 स्तूपों में तो क्या है, 8 स्तूपों में तो जो है बुद्ध के अवशेष है, यानी महात्मा बुद्ध के अवशेष, चाहे राग की बात कर लें, चाहे कुछ हड्डियों की बात कर लें। और 9वां जो स्तूप है ना मित्रों, उस 9वें स्तूप में वो बर्तन है जिस बर्तन में, यानी जिस बर्तन में हमने महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे थे। ठीक है, तो 9वें स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जिस बर्तन में, उस बर्तन को हमने 9वें स्तूप में रखा है, और 9वां स्तूप जो है उस बर्तन के ऊपर हमने बनाया है। ठीक है, तो आपको, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे मित्रों क्या करा है, स्तूप के विभिन्न भागों के बारे में नीचे देखिए दिया गया है। ठीक है, तो ये स्तूप है मित्रों। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये स्तूप है, और ये हमने स्तूप बनाया, इसके ऊपर हमने ये छत्र, ये यस्ती है, ये हर्मिका बनी हुई है, ये पूरा स्तूप हो गया, ये बीच में तोरण द्वार हो गया। ठीक है, इन स्तूपों की हम आगे चर्चा भी करेंगे कि शुंग जो आए, शुंग राजवंश जब आया ना मित्रों, तो शुंगों ने स्तूपों के अंदर तोरण द्वारों का निर्माण करना प्रारंभ किया। ठीक है, यानी ये जो तोरण हमारे को, जो यानी तोरण का मतलब होता है मुख्य द्वार, ठीक है, जो प्रवेश द्वार होता है, तो इनका निर्माण किसने स्टार्ट किया, शुंग राजवंश ने। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना था। ठीक है, और जबकि भारी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, जिसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। और मेदी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्का लगाया जाता था। ठीक है, यानी मित्रों, स्तूप के चारों ओर हमने रास्ता बनाया ताकि जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु जो घूमने आए, जो पूजा के रूप में, प्रतीक के रूप में वहाँ पे जो है प्रदक्षिणा भी करते थे, यानी परिक्रमा भी वो लोग लगाते थे। एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो कह रहा है, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक का स्तूप। अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बहुत ही शानदार है। ठीक है, और सबसे अगर प्रसिद्ध स्तूप की हम चर्चा करें तो वो है एमपी का सांची का स्तूप। नेक्स्ट कहता है, उत्तर प्रदेश में पिपरवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है, यानी सबसे सुंदरतम स्तूप है कौन सा, मध्य प्रदेश का सांची का। और सबसे प्राचीन स्तूप हम अगर चर्चा करें तो वो है यूपी का पिपरवा का स्तूप। ठीक है, जो मित्रों हमने चर्चा की थी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद हमने 9 स्तूप बनवाए, कौन कौन से बनवाए, कहाँ बनवाए, तो देखो क्या कहता है, राजगृह में बनवाया, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अलकप में, रामग्राम में, बैटपेड़ में, पावा में, कुशीनगर में और पिपलीवन में। ठीक है, तो ये 9 जगह हमने महात्मा
बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है 9 स्तूप हमने वहाँ पे बनवाए। ठीक है, अब आगे मित्रों हम चर्चा करें तो अशोक के स्तंभ और अकेमेनियन स्तंभों के बीच हम थोड़ा अंतर कर लेते हैं। यानी अशोक जो स्तंभ बनवाया करते थे, यानी अशोक जो खंभे बनवाते थे, जो हमने अभी सारनाथ के स्तंभ की बात की, और अकेमेनियन जो स्तंभ होते थे उनमें क्या अंतर है। अशोक के स्तंभ एकाश्म थे, ठीक है, यानी इन्हें प्रस्तर के एक ही खंड से बनाया था, यानी एक ही पत्थर से हमने पूरा स्तंभ बना दिया। अकेमेनियन के जो स्तंभ थे वो विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बना देते, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित कराया, जबकि अकेमेनियन जो स्तंभ थे वो राजभवनों से संलग्न थे। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की अशोक के स्तंभ और अकेमेनियन स्तंभों में अंतर के रूप बारे में। अब मित्रों हम चर्चा करें तो वो है मित्रों लोकप्रिय कला के बारे में। ठीक है, यानी अभी मैंने आपसे चर्चा की दरबारी कला के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकप्रिय कला के बारे में। तो लोकप्रिय कला में देखो गुफाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले गुफाई स्थापत्य कला की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है, राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा स्थापत्य कला, मूर्तिकला और बद्धबानों के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला की अभिव्यक्ति मिली। इसके साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्णित किया जाता है। क्या कह रहा है गुफा स्थापत्य कला के बारे में, देखो इस अवधि में इस चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला का उद्भव देखा। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुहाओं का विहार यानी वास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। यानी मित्रों गुहाओं की बात करो या गुफाओं की, ठीक है, तो गुफाओं के बारे में क्या कह रहा है, मौर्य काल के दौरान हमने जो है जैन और बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, इन गुफाओं का उपयोग किसके रूप में, विहार यानी वास स्थल के रूप में, रहने के रूप में, आवास के रूप में जो है मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं का उपयोग करते थे। ठीक है, क्या कहता है, जहाँ आरंभिक गुफाओं का जैन आजीविक उपयोग करते थे वहीं बाद में ये बौद्ध भी उनका उपयोग करने लगे। ठीक है, बराबर की गुफाओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार में बराबर की गुफाएं हैं और उसका जो है ये अलंकृत प्रवेश द्वार है। यानी बिहार में बराबर की गुफा और उस गुफा में जो प्रवेश द्वार बना हुआ है वो इसका, ठीक है, उसका ये पिक्चर है। ठीक है, तो बिहार में बराबर की गुफाएं की हमने चर्चा की। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भित्ति दीवारों में अलंकृत द्वार थे। यानी मौर्य काल में जो गुफाएं होती थी उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि जो गुफाएं होती थी ना, एक तो बहुत बड़े बड़े सजावटी उनके द्वार होते थे और पॉलिशदार उनकी दीवारें होती थी। एग्जाम्पल कह रहा है बिहार में बराबर की और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया। यानी बिहार में एक तो बराबर की गुफाएं हैं और बिहार में ही नागार्जुनी की गुफाएं हैं, उनका निर्माण हमने जो है अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं मूर्ति कला के बारे में, यानी मौर्य काल में मूर्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मौर्य काल में मूर्तियों के बारे में क्या कहता है, मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण, मेधी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की 2 सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ये क्वेश्चन, क्या कि मौर्य काल की ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यक्ष और यक्षिणी क्या है या किससे संबंधित है, किसके शासनकाल में ये मूर्तियाँ बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा मौर्य काल की 2 सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं ये यक्ष और यक्षिणी की। ये सभी जो है तीनों धर्मों से संबंधित, यानी जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, तीनों धर्मों से ये संबंधित है। तीनों धर्मों में हम इनको पूजा करते थे। यक्षिणी का संबंध क्या कह रहा है, यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख जो है वो हमें तमिल रत्ना शिल्पादिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित है। यानी मित्रों जितने भी जैन तीर्थंकर यानी चाहे आदिनाथ हो या ऋषभदेव या नेमिनाथ हो या महावीर स्वामी, सभी जो जैन तीर्थंकर है ना, ये जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित है। ठीक है, और यक्षिणी के बारे में कह रहा है कि तमिल जो रचना है ना शिल्पादिकारम, तमिल रत्ना शिल्पादिकारम जो इलंगो आदिकल के द्वारा लिखी गई, तो उसी में यक्षिणी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें तो ये तो है यक्षिणी की मूर्तियाँ और यह है यक्ष की मूर्ति। अब मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं मृदभांडों के बारे में, यानी मिट्टी के जो बर्तन होते थे मौर्य काल में तो वो कैसे होते थे उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काली पलिसदार मृदभांड यानी NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड, ठीक है, तो यह चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में भी हम उनको जानते हैं। उनकी विशेषता काला रंग और अत्यधिक चमक है। सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। इन्हें प्राय उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी अगर हम चर्चा करें मित्रों क्या कि मौर्य काल में जो बर्तन मिट्टी के होते थे वो उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड हम उनको कहते थे। ठीक है, या हम चित्रित दूसरे मृदभांड में उनको कहते थे। और
इनमें जो है यानी ये ऐसे बर्तन उसमें होते थे, ठीक है, काला रंग उनका होता था। और इन बर्तनों में जो है मित्रों, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, यानी जो महंगी महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उनका जो है हम इसमें डाल करके उपयोग करते थे और उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में हम इनको जाना करते थे, ठीक है। उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड का ये नमूना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने चर्चा की मौर्य काल में मूर्तियों के बारे में, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, स्थापत्य कला की भी मैंने आपसे चर्चा की कि अशोक का महल की हमने चर्चा की, चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो लकड़ी का बना था, ठीक है, स्तूपों के बारे में मैंने आपको बताया। और इस प्रकार हमने जो है आज मौर्य काल के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मित्रों हम चर्चा करेंगे अब मौर्योत्तर कला के बारे में, ठीक है। एक एक चैप्टर में आपको कंप्लीट करवाता चलूंगा, ठीक है। और ये जो भारतीय वास्तुकला का और मूर्तिकला और मृदभांड का ये मित्रों टॉपिक है ना, पहला वाला, ये बहुत ही लंबा, यानी लगभग 100 पेजों में ये टॉपिक है और बहुत लंबा ये टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की, हड़प्पा में मौर्य मूर्तिकला की, ठीक है, आभूषणों की बात कर ली हमने। मौर्य काल में हमने जो है मिट्टी के बर्तनों की और मूर्तिकला की, स्थापत्य कला की बात की। ऐसे ही हम मौर्योत्तर कला में, मौर्योत्तर काल में जो है हम कला की बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम फिर स्थापत्य कला की बात करेंगे, उसमें ही हम आगे चल करके गुफाओं की बात करेंगे, ठीक है। और हम गुफाओं के साथ साथ उसमें जो है आने वाले समय में मौर्योत्तर कला के बाद फिर जो है उसी में हम मूर्ति कला की भी बात करेंगे, ठीक है। और जो हम मूर्तियों की जो शैली की बात करते हैं, ठीक है, गांधार शैली है, मथुरा शैली है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से आने वाले लेसन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के जो बटन है ना, नोटिफिकेशन बेल का ऑल का बटन, उस पर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।